हेलो स्टूडेंट्स, आज एक अच्छे से टॉपिक पर हम बात करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि अब लॉकडाउन चल रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन आपको एक योद्धा की तरह उसमें अपना आप को स्टेबल रखना है, स्वस्थ रखना है और अपना आप को पढ़ाई के प्रति इतना कर्मठ बनाना है कि आप बिल्कुल भी अडिग ना हो। समझ रहे नहीं? तो मैं यही आशा करूंगा कि सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं तो ये मानता हूं कि लॉकडाउन तो है, लेकिन इसकी वजह से आपको भरपूर सेल्फ स्टडी का समय मिल गया। ठीक है ना? तो आज मैं आपके सामने एक टॉपिक पर डिस्कस करूंगा और आशा करूंगा कि आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि पर। ठीक है ना? रासायनिक बलगतिकी मतलब केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है। इसमें दिक्कतें काफ़ी आती बच्चों को कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते कैसे हैं, उसकी फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे इसमें डिस्कस करूंगा। कहीं भी हम इसे ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करूंगा, ना ही हम इसे ज़्यादा ही लॉजिकल, मतलब बहुत सिंपल वे में हम इसको जो है समझेंगे। ठीक है ना? अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, ठीक है ना, इसे हिंदी बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। पहली बात मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल होता है। इसको आप आसानी से नहीं ज्ञात कर सकते, मतलब इसे थ्योरेटिकली आप इसे नहीं बता सकते। ठीक है ना? इसको बताने के लिए हमें प्रैक्टिकल करना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है वो पहली बात, जो भी हमारे पास अभिक्रिया होती है, किसी प्रकार की रिएक्शन है, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, कोई भी एक रिएक्शन मानो A प्लस बी इजकल टू C प्लस डी। ठीक है ना? तो A प्लस बी ये हमारा अभिकारक है, मतलब रिएक्टेंट है, और ये क्या हमारे पास प्रोडक्ट मतलब उत्पाद है। ठीक है? तो किसी भी अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर मतलब अभिकारक के अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। ठीक है ना? तो आप याद रखेंगे अभिक्रिया की दर हमेशा अभिकारक के मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन को करने के लिए सबसे बड़ा रोल जो होता है वो अभिकारक का होता है। उत्पाद तो एक प्रकार का रिजल्ट है कि जब भाई एक बात सुनो, ए और बी जब आपस में कोलिजन करेंगे, इनकी सांद्रताएं आपस में मिलेंगी या आपस में संघट करेंगे, टकराएंगे, तभी तो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट का जो बनना है, उत्पाद का जो बनना है, वो किस पर निर्भर करता है? अभिकारक पर। अर्थात किसी भी रिएक्शन का जो निर्माण पार्ट है, कहना चाहिए आप फॉर्मेशन पार्ट है, वो क्या होता है? रिएक्टेंट, अभिकारक। इसलिए किसी भी अभिक्रिया की दर जो है वो किसके द्वारा स्पष्ट की जाती है? अभिकारक के द्वारा। पहली बात तो आप ये बात याद रखेंगे। तो देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम क्या याद करते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की कोटि। इसकी डेफिनेशन आप नीचे देख ही रहे हैं, लिख कर आ रही है, किंतु फिर भी मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या किसी भी रिएक्शन की अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के लिए अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर होना पड़ता है। ठीक है? क्योंकि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के द्वारा भी प्रभावित होता है। अगर हम इसके फैक्टर के रूप में देखें तो अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग मतलब भाई अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, वो अभिकारकों की सांद्रताओं पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? अर्थात अगर किसी भी चीज का रेट है, रेट या अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर या किसी भी अभिक्रिया की सांद्रता पर या किसी भी पदार्थ की सांद्रता पर। ठीक है ना? एक बात और आपको मैं पहले सिंबल के रूप में बता दूं, किसी भी चीज की सांद्रता को हम बड़े ब्रैकेट से लिख देते हैं। जैसे मान लो A की सांद्रता है तो मैंने बड़े ब्रैकेट में A को लिख दिया। तो मैं कहीं पर भी अगर किसी भी चीज को लिखूंगा सांद्रता के रूप में, तो उसे कैसे लिखूंगा? बड़े ब्रैकेट के रूप में लिखूंगा। ठीक है ना? तो इन सब चीजों का हमें यूज करना है। पहली बात मैं आपको बता दूं, अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है कि किसी भी अभिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा, उस बात पर। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हम देखेंगे कब? जब उसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो थ्योरेटिकली आप इसको नहीं बता सकते आप। ठीक है ना? आगे देखते हैं। अगर मान लो इसमें हमारे पास सबसे पहला मैंने लिख दिया, अगर मुझे निकालनी है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया पर हमें डिस्कस करना है। ठीक है ना? तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस प्रकार से आप काफी रिएक्शन निकाल सकते हैं।
लेकिन मैं सबसे पहले सिलेबस के हिसाब से जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर बात करूंगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया पर बात करेंगे। अब इसके लिए सूत्र कैसे बनाना है सब बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। हमने क्या करा, सबसे पहले एक रिएक्शन को मान लिया, तो मैंने एक रिएक्शन माना कैपिटल A इक्वल टू उत्पाद या प्रोडक्ट। भाई कोई बात है, प्रोडक्ट मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि प्रोडक्ट से मतलब नहीं, हमें तो केवल अभिकारक से मतलब है। जब भी कोई ना कोई रिएक्टेंट आपस में कोई क्रिया करेगा तभी तो उत्पाद बनेगा, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अब दूसरी बात, अगर मैं यहाँ रेट की बात करूं तो रेट या अभिक्रिया का वेग भी आप इसे कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हो। वो अगर हम इसकी अभिकारक के आधार पर लिखें तो हम क्या लिखेंगे, एक ही सांद्रता में परिवर्तन, डी लगा दिया, डी फॉर डिफरेंशिएशन या परिवर्तन, बटे उतना ही क्या होगा, समय हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक बात और आप याद रखेंगे, अभिकारक की जो सांद्रता है उसमें परिवर्तन कमी की ओर होगा, और उत्पाद की जो सांद्रता होती है उसमें परिवर्तन बढ़ने की ओर होगा। तो अगर ये इसका परिवर्तन कम की ओर होगा तो हम इसमें क्या चिन्ह लगा देंगे, माइनस का, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो मैंने फिर दोबारा लिखा A इक्वल टू प्रोडक्ट, फिर दोबारा लिख रहा हूं मैं इसको, या उत्पाद, ठीक। अगर मैं इसकी प्रारंभ में कोई इनिशियल पार्ट, अगर मैं इस इनिशियल मात्रा मैंने मान ली, कोई भी इनिशियल मात्रा स्मॉल a, प्रारंभ में कैपिटल A की कोई भी एक मात्रा है वो मैंने क्या मान ली, स्मॉल a, तो उत्पाद क्या रहा होगा, 0, क्योंकि अभी तो रिएक्शन नहीं करी। अभी रिएक्शन, ऐसा मानो कि रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, मेरे पास A है, उसकी मात्रा कितनी है, स्मॉल a, तो जब वो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। स्मॉल a आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या करा, आफ्टर टी टाइम मतलब t समय के बाद अभिक्रिया में क्या परिवर्तन होता कि हमें उत्पाद क्या मिलता, x, और वो किस में से मिलेगा, a माइनस एक्स में से। बात समझ में आ गई। फिर दोबारा बता रहा हूं, मैंने रिएक्शन लिखी, रिएक्शन में अभिकारक कैपिटल A है, मतलब रिएक्टेंट कैपिटल A है, उसकी जो प्रारंभिक मात्रा है वो स्मॉल a मान ली। अभी प्रारंभ में मान रहा हूं ना, तो उत्पाद कुछ नहीं बना होगा, 0 हो गया। उसके बाद जब आफ्टर टी टाइम, 30 समय के पश्चात हमने देखा रिएक्शन को स्टार्ट करने के बाद, तो प्रोडक्ट कितना मिला, x, और वो किस में से कम हुआ होगा, a में से, मतलब a माइनस एक्स, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये अब ये इधर की जो है रिएक्शन, ये सब एक ही मात्राएं हैं, ये सब ये एक ही वैल्यूज हैं, और ये किसकी हैं, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद की वैल्यूज हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अभिक्रिया का वेग नियम लगाऊंगा, तो वेग नियम क्या कहता है कि जो रेट है वो अभिकारक या रिएक्टेंट की सांद्रता के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर दोबारा बता रहा हूं, अभिक्रिया का जो वेग नियम है वो क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट, अभिक्रिया की दर, वो किसके समानुपाती होती है, उसके अभिकारक की सांद्रता के। और मैंने आपको बताया बड़े ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इसका मतलब वो सांद्रता है। हम पढ़ क्या रहे हैं, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब उसका जो ऑर्डर होगा ए के सापेक्ष, ए के रेस्पेक्ट में वो कितना होगा, 0 होगा। अब आप कहेंगे सर 0 क्यों, क्योंकि मैं पढ़ ये वाला रहा हूं, ये प्रैक्टिकली आया होगा शुरू में 0, जब हमने प्रैक्टिकल करा होगा, लेकिन हम पढ़ 0 रहे हैं, उस हिसाब से 0 लिख रहे हैं। अगर यहाँ फर्स्ट ऑर्डर लिखते हैं तो फर्स्ट लिख देते हैं, सेकंड ऑर्डर होता तो यहाँ उसकी पावर सेकंड आ जाती है, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसके आगे रेट की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस के dA अपॉन dt प्रोपोर्शनल a टू दी पावर g। कर सकता हूं उतना काम। अब इसके इधर आ जाइएगा, इसके आगे चलो, जब आप इसे हटाओगे तो माइनस के dA अपॉन dt इक्वल टू, प्रोपोर्शनल हटाओगे कांस्टेंट आएगा, जिसे आप वेग स्थिरांक भी कह सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं आप इसको, रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं आप इसको, और किसी की पावर 0 का मतलब 1, तो इसका मतलब 1 आ जाएगा, मतलब dA अपॉन dt इक्वल टू k। कर सकते हैं इतना काम। अब आगे आप क्या लिख दिया, माइनस के dA इक्वल टू k इंटू dt। ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे, dA माइनस चिन्ह इधर चला जाएगा तो माइनस के k इंटू dt। कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल आपको थोड़ा सा मैथ यूज करना है, बाकी सब सिंपल है, कोई भी इसमें हार्ड चीज नहीं है, ठीक है ना। तो माइनस के k इंटू dt आपका आ गया। कर सकते हैं इतना काम। अब एक बात सुनो बच्चों, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, मतलब मैंने लिखा इसका समाकलन करने पर, ठीक है, ऑन इंटीग्रेशन, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dA इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन k इंटू dt। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन साथ साथ है, कट जाएगा, केवल क्या आ जाएगा, कैपिटल A, यहाँ ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के k इंटू टी। ये आपका मैथ में आप पढ़ लोगे आप इसको इंटीग्रेशन को।
और यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, उसको क्या मान लिया, सी, इक्वेशन मान ली मैंने फर्स्ट। बात समझ आ गई? पहले आप इतनी बात समझो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है प्रैक्टिकली कंडीशन पर, अर्थात हम उसे डायरेक्टली नहीं बता सकते। दूसरी बात, एक मैंने रिएक्शन मान ली A इक्वल टू प्रोडक्ट, उसके लिए रेट अभिकारक का ले लिया तो dA/dt माइनस क्यों है, क्योंकि अभिकारक है। अगर उत्पाद होता प्लस लिखता, उत्पाद इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अभिक्रिया का वेग जो है वो अभिकारक पर डिपेंड करता है, उत्पाद पर नहीं। ठीक है, फिर रिएक्शन लिखी मैंने, उसकी प्रारंभिक मात्रा इनिशियल जो अमाउंट है A मान लिया, तो प्रोडक्ट अभी 0 होगा। t समय पश्चात A माइनस एक्स हो गया, तो ये x हो गया। फिर रेट इज प्रोपोर्शनल A टू द पावर 0, क्योंकि 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। फिर dA/dt माइनस का प्रोपोर्शनल A टू द पावर 0, कर सकते हैं इतना काम। फिर यहाँ पर देखो स्क्वाड आ गया, कांस्टेंट आ जाएगा, ये आ गया आपके पास dA/kdt आ गया। जब हमने इसे कैलकुलेशन कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया, ये आ गया। सी हमारे पास क्या है, समाकलन नियतांक, या इसे आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इतना चाहो तो आप उतार सकते हैं इसे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अभी थोड़ी देर के लिए मैं मान सकता हूं कि जो A है इसकी मात्रा को A0 भी लिख देते हैं कहीं कहीं पर, और इसको खाली A लिख दे रहा हूं। A0 का मतलब प्रारंभिक मात्रा, मतलब A0 और ये, और A मतलब A माइनस एक्स। ये सांद्रता के टर्म्स में है, ये मात्राओं के टर्म्स में है। सांद्रता के टर्म्स मतलब कंसंट्रेशन के टर्म्स में लोगे तो इसे लिख सकते हो, अमाउंट के टर्म्स में लोगे तो इसे लिख सकते हो। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल मैं इसे नहीं हटा रहा, यहां से हटा दे रहा हूं। ठीक है ना। अब उसके आगे आ जाओ। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले सी की वैल्यू निकालनी है। देखो इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो मैं सबसे प्रारंभिक कंडीशन पर जाऊंगा, ऑन इनिशियल कंडीशन। इनिशियल में टी क्या था हमारे पास, 0। मैं इससे आगे बता रहा हूं आपको। ठीक है ना, सी की वैल्यू के लिए टी को मैंने 0 लिया, सबसे शुरू की कंडीशन, इनिशियल पॉइंट। तो जब टी इक्वल टू 0 रहा होगा तो कैपिटल ए जो है वो क्या रहा होगा, वो भी इनिशियल A0 रहा होगा। मैंने आपको बताया प्रारंभिक सांद्रता रही होगी। उसके बाद ए वैल्यू जब आप यहां रखोगे तो ए की जगह क्या हो जाएगा, A0 kT, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस के सी बराबर क्या आ गया A0। कर सकते हैं इतना काम। सी की वैल्यू को फिर दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो आप इसे हटा दीजिए। अब उसके बाद आ जाओ, जब सी की वैल्यू को आप यहां पुट करोगे तो यहां पर आ जाएगा देखो A, और यहां पर क्या आ जाएगा माइनस के kT, और प्लस के क्या आ जाएगा यहाँ पर A0। कर सकते हैं, सी की जगह आप सी की वैल्यू वहां पर रख दी। अब यहां पर आ जाओ, अब माइनस kT इन्हें एक तरफ लिख लो, A माइनस के A0, माइनस जब उधर जाएगा तो kT इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका A0 माइनस A, और K इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका A0 माइनस A अपॉन T। ये आपका वेग कांस्टेंट या वेग स्थिरांक या रेट कांस्टेंट का जो है फॉर्मूला तैयार हो गया। K इक्वल टू A0 माइनस A अपॉन T। ये प्रारंभिक सांद्रता है, ये जो है परिवर्तित सांद्रता है, मतलब जो चेंज कंसंट्रेशन है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये टाइम आ गया आपका, ये आपका जो है फॉर्मूला हो गया। देखो बच्चों कहीं कहीं किताब में ये ना लिखे दूसरा फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अब दूसरा क्या फॉर्मूला होगा, देखो K इक्वल टू, इनको ध्यान रखना आपको, A0 की जगह आप क्या रख सकते हैं A माइनस, A की जगह क्या लिख सकते हैं आप A माइनस एक्स अपॉन T। ठीक है, तो K इक्वल टू जब आप इसे सोल्व करोगे A माइनस A प्लस एक्स अपॉन T, A से A कैंसिल हो गया, तो फाइनली K इक्वल टू कितना आ गया x अपॉन T। इस फॉर्मूले को भी यूज कर लेते हैं कहीं कहीं पर। ठीक है, तो आप ये बात समझ गए होंगे बहुत आसानी से, इसे आप लिख लेंगे, अच्छे से नोट कर लो, मैं इतना आगे बता रहा हूँ आपको। चल अभी हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो हमें कोई ग्राफ बनाना है इसके लिए, तो अब क्या करना पड़ेगा। देखो ये वाली इक्वेशन उठा रहा हूं मैं, तो यहां ध्यान देंगे K इक्वल टू आपकी क्या आ जाएगा A0 माइनस A अपॉन क्या आ जाएगा T। इतनी बात समझ में आती है। अब इसे सही से करके लिख लो आप, तो A0 माइनस A इक्वल टू कितना हो जाएगा KT। कर सकते हैं इतना काम, या आप इसे लिख सकते हैं आगे जाके तो यहां पर देखो ये आपका आ जाएगा A माइनस के, ये इधर चला जाएगा तो KT, और माइनस के क्या आ जाएगा A0। इतनी बात कर सकते हैं।
माइनस को उधर ले जाओ तो आपका आ जाएगा a इजकल टू माइनस के टी प्लस के ए नोट। बात समझ में आ गई? इसे हटा दे रहे हैं हम। अब उसके आगे देखो, अब इसकी अगर मैं कंपेयर करूं, आपने पढ़ा होगा मैथ में आता है, इक्वेशन आती है y इजकल टू एम एक्स प्लस सी से इसकी कंपेयर करो, ठीक है। तो y बराबर तो है इसके बराबर, ये इसके बराबर हो गया। m बराबर किसके हो जाएगा बताओ? m बराबर किसके हो जाएगा? माइनस के बराबर हो जाएगा। x किसके बराबर हो जाएगा? t के बराबर। और c बराबर हो जाएगा ये नोट। कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए कोई रिएक्शन बनानी चाहें तो कैसे, मतलब सॉरी इसका ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे बनाओगे? एक मैंने ग्राफ खींच लिया, यहाँ पर ये 0 आ गया, ये यहाँ पर टाइम है और यहाँ पर ये कंसंट्रेशन है, मतलब सांद्रता है आपकी, ठीक है। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ठीक है। अब x पर t शुरू में हमने निकाला था 0 पर निकाला था, आपको ध्यान होगा c की वैल्यू, तो 0 पर तो ये रस्म है, ठीक है, किंतु कंसंट्रेशन तो ज्यादा है भाई, कंसंट्रेशन तो कुछ ना कुछ चेंज हुई होगी। y दिया, मान लीजिए यहाँ पर कंसंट्रेशन है, भाई अभी मैं ग्राफ ही तो बना रहा हूँ, मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ है इसके पास, तो यहाँ से इस प्रकार से आपका एक स्लोप आएगा। तो ये स्लोप m इक्वल टू माइनस के है, ये इंटरसेप्ट आ जाएगा इसका a नॉट c मतलब, ठीक है। और टाइम t है ही आपका x की जगह, y की जगह आ जाएगा आपकी कंसंट्रेशन a की, ठीक है, परिवर्तित तो हुई है। तो इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगा? एक ग्राफ भी बन जाएगा। तो आप ऐसा ग्राफ भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों देखो एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, अगर इसकी, ठीक है ना, अर्धायु काल का मतलब होता है कि प्रारंभिक मात्रा परिवर्तित होकर कितने समय में आधी रह जाएगी, वह समय उस मात्रा का अर्धायु काल हाफ लाइफ पीरियड कहलाएगा। अगर हाफ लाइफ पीरियड को टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं या टी हाफ से जो है डिनोट करते हैं, इसको टी सफिक्स में इसके हाफ लगा हुआ है, ठीक है ना। बाय द वे मान लो मेरे पास मैंने एक फॉर्मूला लिखा था k इक्वल टू आया था x अपॉन t, ठीक है। x जो है प्रोडक्ट की मात्रा थी जो बाद में मिली थी। अगर ये मात्रा पहली मात्रा स्मॉल a, ध्यान दो आप उसको, उसकी आधी रह जाए तो जो समय है वो इसका क्या हो जाएगा? टी हाफ हो जाएगा, अर्धायु काल हाफ लाइफ पीरियड हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जब आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो k इक्वल टू a अपॉन 2, ये टी हाफ हो जाएगा। बार बार बता रहा हूं, टी हाफ जो है सफिक्स में है हाफ इसके, ठीक है ना। तो यहां से फाइनली क्या आ जाएगा? k इक्वल टू a अपॉन 2 और यहां पर आ जाएगा टी हाफ। ऐसे आप इसका हाफ लाइफ पीरियड भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज और आपको बता दूं मैं आपको, देखो इसके सामने, अगर इसे आप थोड़ा सा और आगे एज्यूम करो तो देखो टी हाफ, इसको मैं इधर ले आया तो यहाँ हो जाएगा a अपॉन 2k, ठीक है। 2 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, तो जब इन दोनों को हटाओगे तो t हाफ इज प्रोपोर्शनल स्मॉल a, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि t हाफ लाइफ पीरियड जो टाइम है वो इनिशियल अमाउंट के कंसंट्रेशन, इनिशियल अमाउंट रिएक्टेंट की इनिशियल अमाउंट के डायरेक्टली क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। तो ऐसा आप इसका हाफ लाइफ पीरियड में निकाल लोगे, ठीक है ना। आशा करूंगा कि आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा।